हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com और शाला के तंत्र का ये आपका सब्जेक्ट नेत्र रोग पे हम यहाँ बात करेंगे। ये छठा लेक्चर है और इससे पहले वाली जो स्लाइडें हैं देख लीजिएगा, जिसमें वो ट्रिक वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप लोग। तो उनमें से नए जो हैं यहाँ पे वो ज़रूर देखते रहें। तो नेत्र रोग पे बात करेंगे। नेत्र रोग देखिए, जैसे ये जो स्क्रीन पे मेंशन है ये भी ये नेत्र रोग है यहाँ पे जो दिखाया गया है। आगे भी मैंने कई नेत्र रोग के दिखाए है, तो इनको ज़रूर देख। इन्हीं नेत्र रोगों को होता कैसे है इसके बारे में देखेंगे। कितनी गणना की गई है सुश्रुत ने, इन ये संख्या पूछा जाता है और आपके पीजी में भी पूछा। यहाँ पे हम एक परफेक्ट आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम नेत्र रोग की गणना देखते हैं तो हमारे सिलेबस में वात 10, पित्त 10, कफ 13, रक्त के 16, सर्वज के 25 और बाह्य के 2, ये संख्या बताई गई है। कुल 76 यानी 76 नेत्र रोगों की गणना मिलती है, ठीक है। इन नेत्र रोगों को अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, इसकी संप्राप्ति। अब हम संप्राप्ति पे आते हैं। तो नेत्र रोगों की संप्राप्ति है सिरा अनुसारणी, यानी जब सिराओं का अनुसरण करने लगे। कब? जब हम गलत आहार विहार करने लगे और विकृत आहार विहार से जो दोष होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। इसकी वजह से ये दोष शिराओं में जाते हैं और शिराओं का अनुसरण करते हुए देह में जाते हैं, देह यानी ऊर्ध्व भाग में। और वहाँ पे नेत्र रोग के जो गोल को उत्पन्न करने के लिए नेत्र जो गोलक होता है उनके कई भागों में रोग उत्पन्न करते हैं। भयंकर यानी परम दारुणा शब्द का प्रयोग किया है हमारी सुश्रुत संहिता में। सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ये आपको मिलेगा। तो इसमें हमने ये देखा कि कैसे नेत्र रोग उत्पन्न हो गया, यानी पूरी डायग्नोसिस उसकी हमने पैथोलॉजी जो देखी। तो समझ में आया होगा कि प्रथम ये होता है कि जब हम आहार विहार का सेवन करते हैं विकृत रूप से, तो हमारे वात आदि दोष शिराओं का अनुसरण कर लेते हैं, यानी शिराओं में चले जाते हैं। शिराओं से वो ऊर्ध्वभाग यानी सर में से वो नेत्र गोलक में जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग भागों में नेत्र के भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। हेतु और अगर निदान पे देखते हैं तो दूसरा पॉइंट है हेतु निदान। तो हेतु में हम बात करते हैं कि कैसे होते हैं। तो देखो, हेतु यानी उष्ण अभिघात तपस्य जल प्रवेशाद दूर क्षणात स्वप्न विप्राय च। तो इस वाली बात को अगर हम देखो तो आगे चल के सिंपल वे में देखो, धूप में यानी जब उष्ण में जाते हैं और फिर तुरंत शीतल जल प्रवेश कर जाए, यानी धूप से आके तुरंत छींटे मार लेते हैं आंखों पे, उससे भी नेत्र रोग उत्पन्न होता है। दूर की वस्तुओं को ज़्यादा देखते हैं, उससे जब हम गलत तरीके से सोते हैं उससे भी सिराओं पे दबाव पड़ता है। निरंतर यानी लगातार रोदन, जब लगातार प्रसक्त रोदन कोप शोक कलेश अभिघात आदि मैथुन च, यानी जब हम लगातार रोएं, कोप करें, शोक करें या कोई कलेश करें, यानी बार बार परेशान हो, चिंता करें, तो और किसी अभिघात बाहरी किसी दुर्घटनावश चोट लग जाए, उससे भी नेत्र रोग होता है। अति स्त्री संभोग, तो मैथुन क्रिया से क्या नेत्र रोग होता है? तो हाँ, अति मैथुन क्रियाओं से भी नेत्र रोगों की उत्पत्ति बताई गई है शास्त्रों में। दूसरा, आहार विहार में अम्ल पदार्थ हम करें, तो आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 27 में आपको मिल जाएगा कि अम्ल पदार्थों का कुल्थी उर्दी या निरंतर इनका लगातार सेवन करते रहे अपने भोजन में। अधारणी वेगों को रोकें, बहुत पसीना आए, उससे भी बैक्टीरिया यानी पैथोजेनेसिस उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा। गंदगी के कारण आँखों को खुजली, धूम्रपान करने से, वमन का वेग रोकने से, आंसू को रोकने से भी जो हमारी अशुग्रंथियाँ होती हैं वो दूषित होती हैं, ठीक। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने से, यानी जो ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हमें आँखों का बहुत ज़्यादा दबाव नेत्र से देना पड़ता है, तो उनसे भी होता है। जैसे कि घड़ी शादी का काम, सिलाई कढ़ाई, ऐसे काम जो बारीक होते हैं, तो इन सब से भी वात आदि दोषों का प्रकोप होता है। तो अब समझ गए होंगे कि इन कारणों की वजह से हमें नेत्र रोग होगा। तो ये निदान हो गया।
दो नेत्र रोग के निदान हमें शास्त्र में मिलते हैं, काल बल प्रवृत्त और दैव बल प्रवृत्त। तो ये भी हमारे नेत्र रोग होने के कारण है। जैसे बसंत ऋतु में हो जाता है ऋतुजन, यानी किसी किसी ऋतु में नेत्र रोग बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। देव बल प्रवृत्त यानी जैसे अचानक कोई अभिघात हो जाए, कैटरैक्ट, ठीक है, स्प्रिंग कैटरैक्ट, तो ये सही कर लीजिएगा। देव बल प्रवृत्त हो जैसे कोई दुर्घटनावश हो जाए, इन कारणों से भी हमें नेत्र रोग हो रहा है। ये दो कारण ज़रूर लिख सकते हैं, आपके पॉइंट अच्छे बनेंगे। दूसरा, अब आती है पूर्व रूप की बात। तो हेतु संप्राप्ति हो गई, तो इनके बाद अब आता है नेत्र पूर्व रूप। रोग कैसे हुआ, कैसे जानेंगे? तो देखो, जब नेत्र में अविलता यानी गंदगी से फील हो, कीचड़ निकलने लगे, पानी आंसू बहने लगे, खुजली होने लगे, पलके चिपक जाए सो के उठने के बाद चाहे कभी, तो ये हो गया कफ प्रकोप, ठीक, भारीपन होने लगे। पित्त प्रकोप जब हुआ तो उष्णदाह हो जाए, ठीक। वात अगर प्रकोप हुआ तो तोद शब्द यानी सुई से चुभने से पीड़ा हो नेत्रों में। रक्त अगर प्रकोप हुआ तो लालिमा उत्पन्न हो। ये जब ये अल्प मात्रा में यानी अभी रोग नहीं हुआ, पूर्व पर छोटे छोटे लक्षण दिखने लगे, ठीक। पलकों में वर्तम यानी पलक, पलक के कोशों में जब सूल यानी पीड़ा हो, ठीक, तो उसमें इसका मतलब उसमें गंदगी भरने लगी या इस तरीके से वो भारी भारी भरा भरा प्रतीत हो, जैसे कहते नहीं पलकें भारी हो रही हैं, बहुत भारीपन सा आँखों में लग रहा है, तो ये भी नेत्र रोग उत्पन्न करने के पूर्व रूप हैं। तो ये जब और कोई चीज़ दूर से देख रहे हैं तो उसे देखने में परेशानी हो, प्रकाश लाइट पड़ते जब रोशनी पड़ती है आँखों को सहन ना हो, जो काम हम पहले कर रहे थे अब वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब जगहों पे नेत्र रोग के पूर्व रूप समझ लेने चाहिए और बुद्धिमान चिकित्सक को नेत्र दोषों का उत्पन्न होना की कल्पना करनी चाहिए कि हाँ अब नेत्र रोग हो रहे हैं। अब नेत्र रोग हो गया तो हमने संप्राप्ति हेतु देख लिया, पूर्व रूप देख, तो अब चिकित्सा। तो आखिरी स्लाइड का पॉइंट है चिकित्सा। तो संक्षेप में हमने सिर्फ इतना जाना है कि निदान परिवर्जन से बेस्ट, ठीक, निदान परिवर्जन करना चाहिए, त्याग दो उन सब चीज़ों को जो जिससे चिकित्सा यही बताई जाती है कि जिससे रोग हो रहा है उसे त्याग दो, ठीक। दूसरा हम ये करते हैं कि कहा गया है संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्जना, ये निदान परिवर्जन जो है वो क्रिया योग यानी चिकित्सा का मूल है, ठीक है। फिर वात दीनम प्रतिघात प्रकोपो विस्तृत पुनः, फिर शास्त्रों में विस्तृत रूप से ये बताया गया कि जो वात आदि दोष हैं उनका विनाश कर, तो जो दोष बढ़ गए उन दोषों का हम शमन कर दें तो भी हमारी चिकित्सा हो जाएगी। तो दो चिकित्सा आपकी मुख्य हैं, एक निदान परिवर्जन, दूसरा वात आदि दोषों का शमन करना, विनाश करना। तो यही आपकी दो चिकित्सा होती है, हेतु हो गया, संप्राप्ति हो गई, निदान हो गई। आपका पूरा आंसर एक नेत्र रोग कैसा होता है वो पूरा हुआ। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो में आपके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए चैनल तैयार है, पूरी टीम हमारी काम कर रही है, इसलिए आप जाके bmsclasses.com की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से ये आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसी ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। आज का हमारा टॉपिक है राजक्षमा, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। राजक्षमा के सबसे पहले हम उसका परिचय पढ़ेंगे, उसकी निरुक्ति, पर्याय, निदान, संप्राप्ति, भेद, पूर्वरूप, सामान्य लक्षण और साध्य साध्यता हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम व्याधि का परिचय देखते हैं। राजक्षमा का अर्थ क्या होता है? राजा को होने वाला रोग। ये रोग सर्वप्रथम क्या नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ, इसी वजह से इसका नाम क्या राजक्षमा रखा गया। देखिए, जो राजक्षमा है उसको हम रोगराट और रोग समूह भी कहते हैं। रोगराट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजा को होने वाला रोग था, और रोग समूह हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो प्रत्येक लक्षण है वो एक व्याधि के समान है और बहुत गंभीर होता है, इसलिए उसको हम रोग समूह भी कहते हैं। अगर हम इसके शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान दें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राज यानी राजा, यक्ष्मा यानी व्याधि। तो राजा को होने वाली व्याधि को क्या बोलते हैं? राजक्षमा। अब हम निरुक्ति पढ़ते हैं। देखिए, जो शरीर का शोषण करते हैं उसे हम शोष कहते हैं, और जिनके द्वारा शरीर में क्षीणता उत्पन्न होती है उसको हम क्षय कहते हैं। यानी शोष और क्षय दोनों ही क्या है? राजक्षमा के पर्याय हैं, और दोनों ही चीज़ क्या करती हैं? शोषण यानी जो शोष रोग होते हैं वो शरीर में रस, रक्त, मांस में ये सब जो हमारी धातु है इन सब का क्या शोषण करती हैं। और जो क्षीण रोग होते हैं वो हमारे शरीर में क्षीणता उत्पन्न करते हैं, ओज का क्षय करते हैं। ठीक है, वेट का मतलब हमारे वेट कम होता है, तो इन सब चीज़ों हमारे क्या करते हैं? शरीर में क्षय को उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। अब हम पर्याय पढ़ते हैं। देखिए, शोष यानी रस आदि धातु जो हमारी होती है इन सबको शोषण करने की वजह से हम क्या इसको शोष रोग भी कहते हैं। रोगराट यानी क्या? राजा को होने के कारण, क्योंकि राजा को होता था तो इसलिए हम इसको क्या रोगराट भी कहते हैं। ज्वर, देखिए इसका जो विशेष लक्षण है वो ज्वर है, इसी वजह से हम इसको ज्वर भी कहते हैं। क्षय यानी ये क्या करता है? हमारे शरीर को क्षय करता है, हमारे ओज का क्षय करता है, और हमारे शरीर और ओज का क्षय करने की वजह से इसको हम क्या क्षय रोग भी कहते हैं। राजक्षमा, जो कि इसका मूल नाम भी है, इसको ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये सभी जो रोग हैं उन सभी में उनका राजा है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कष्टकारी रोग है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? राजक्षमा रखा गया है। दुख, इस व्याधि में क्या होता है? इस व्याधि से ग्रसित जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, और कष्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, और दुख की ही वजह से इस जो रोग है इसको दुख की संज्ञा भी दी गई है। और आखिरी है तपेदिक, इसको तपेदिक भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं निदान की। देखिए, शास्त्रों के आधार पे क्या है? राजक्षमा के मुख्य तौर पे 4 निदान बताए गए हैं। सबसे पहला है वेग धारण, यानी वेगों को रोकने की वजह से। क्षय यानी धातुओं का क्षय होने की वजह से, शरीर का वेट कम होने की वजह से, या फिर ओज का वेट मतलब ओज का क्षय होने की वजह से क्या है? ये क्षय की वजह से भी राजक्षमा हो सकता है। तीसरा क्या है? साहस, यानी जितना हमारे अंदर बल है, साहस है, उससे ज़्यादा हम यूज़ करते तो उसकी वजह से भी क्या राजक्षमा हो सकता है। चौथा है विषमासन, यानी ऐसे आहार विहार का सेवन करना जो कि हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग करना। इन सब की वजह से जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हितकारी नहीं है, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है? राजक्षमा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सन्निकृत निदानों की। इसमें कौन कौन से हैं? कास है, वातश्लेष्मक ज्वर है, मधुमेह है, प्रसूति रोग, प्रतिशय, शारीरिक कृशता, ये सब क्या है? सन्निकृत निदान है। अगर हम सहायक निदानों की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? अति मैथुन, अकृतिक मैथुन, बाल विवाह, प्रसव के समय संक्रमण और धूम्रपान, ये सब क्या है? सहायक निदान है। अब हम पढ़ते हैं संप्राप्ति। देखिए क्या होता है? जो निदान अभी हमने पीछे पढ़ा है उनको बहुत ज़्यादा सेवन करने की वजह से विषमाग्नि उत्पन्न हो जाती है, और जो इसके फलस्वरूप क्या होता है? धातुएं जो हमारी होती है वो अच्छी तरीके से परिपाक नहीं हो पाती, वो अच्छी तरीके से पकती नहीं है, वो अपाक रह जाती हैं। इसकी वजह से वो क्या करती हैं? जो हमारा कफ होता है, यानी
मलभूत कफ उसकी वृद्धि करते हैं। और वृद्धि होने की वजह से क्या है, ये जो हमारा मलभूत कफ होता है ये मार्गों में अवरोध उत्पन्न कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वात प्रकोपित हो जाता है। और इन सब चीज़ों के फलस्वरूप क्या होता है, धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाता है और ये यक्ष्मा रोग लोगों को हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसको अपसर्जिक रोग भी माना है। अब हम इसके भेद पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निदानों के आधार पे इसके जो चार हमने निदान पढ़े थे कि किस किस कारण से हो सकता है, वही चारों को यहाँ पे दिया गया है। तो इन चार निदान पर हम चर्चा करते हैं। अत्यता बल आरंभ, यानी बहुत ज़्यादा हमें जितना हमारे अंदर बल है उससे ज़्यादा बल को यूज़ करने की वजह से ये हमें हो सकता है। धातु क्षयजन्य, यानी धातुओं के कम होने की वजह से, उनका क्षय होने की वजह से ये हमें हो सकता है। वेग साधारण जन्य, यानी वेगों को रोकने की वजह से राजक्षमा रोग हमें हो सकता है। विस्मास जन्य, यानी ऐसे आहार विहार का सेवन करने की वजह से जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये रोग हमें हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षणों के आधार पे। देखिए, लक्षणों के आधार पे इसको तीन इसके भेद माने गए हैं। सबसे पहला है त्रिरूप राजक्षमा, दूसरा है षड्रूप राजक्षमा और तीसरा है एकादश रूप राजक्षमा। और तीसरा जो इसको माना गया है तीसरे आधार पे, वह है एकविध राजक्षमा, यानी राजक्षमा को एक ही प्रकार का माना है, जो कि क्या होता है, त्रिदोषज होता है, यानी तीनों दोष उसमें मिले होते हैं और बहुत ही इसको सीवियर माना गया है इसको डिजीज़ को। और इसको क्या रोगों का समूह भी बोला, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसको रोगों का समूह भी बोलते हैं, तो राजक्षमा को रोगों का समूह माना गया है। अब हम बात करते हैं पूर्व रूप की। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रतिस्याय होता है, इसमें वीकनेस आ जाती है शरीर में, और क्या होता है, कफ आने लगता है, ठीक है। और इसमें बॉडी पेन हमें होने लगता है, हमारा जो गला है वो सूख जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें ड्राइनेस फील होती है, और हम इसमें कास्ट भी हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, जब हमने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि कास्ट रोग क्या है, राजक्षमा में भी देखा जाता है। तो वही यहाँ पर है कि यहाँ पर राजक्षमा में कास्ट रोग भी होता है, बॉडी एक होता है यानी अंगमर्द, डिस्निया हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा नींद इसमें आती है, और अग्निसात भी इसमें पाया जाता है। देखिए, लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। लक्षण के आधार सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षण में त्रिरूप राजक्षमा की, कि त्रिरूप राजक्षमा के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अंश तथा पार्श्व में वेदना, यानी चेस्ट में और शोल्डर में पेन होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा इसका क्या है, हाथ में और पैरों में बर्निंग सेंसेशन फील होना, यानी हाथ और पैरों में जलन फील होती है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि आग लग रही है। तीसरा क्या है, फीवर हो जाना, यानी ऐसे पेशेंट में जो त्रिरूप राजक्षमा से ग्रसित होते हैं उनमें ये सारे लक्षण देखे जाते हैं कि उनमें फीवर होता है, हाथ पैरों में जलन होती है, और क्या होता है, चेस्ट में और शोल्डर में पेन देखा जाता है। अब हम क्या बात करते हैं, देखिए आचार्य ने क्या है, इसको तीन लक्षण इसके बताए हैं, ठीक है। किसने बताए हैं, आचार्य भोज ने त्रिरूप राजक्षमा के निम्न लक्षण इस प्रकार से बताए हैं। सबसे पहला काश, ज्वर और रक्तपित्त, यानी उसमें काश होगा, उसमें ज्वर होगा यानी फीवर होगा, और उसमें रक्तपित्त होगा यानी हेमाटाइसिस, यानी मूस के द्वारा कई बार क्या होगा, खांसने पर रक्त भी बाहर आएगा। अब षड्रूप के हिसाब से हम पढ़ते हैं राजक्षमा को, ठीक है। आचार्य चरक ने राजक्षमा के क्या 6 रूप बताए हैं, 6 लक्षण बताए हैं। 6 लक्षण वो किस तरह है, सबसे पहला है काश, ज्वर, चेस्ट पेन यानी पार्श्वशूल, स्वेद भेद यानी मतलब आवाज़ ना निकलना या फिर फटी हुई आवाज़ निकलना, आवाज़ में क्या होता है, स्वर भेद हो जाता है, अतिसार हो जाना और अरुचि हो जाना। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम पढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या माने हैं, भक्तद्वेष, ज्वर, काश, श्वास, शोणित दर्शन और स्वर भेद। अब हम बात करते हैं एकादश रूप से, ठीक है ना। एकादश रूप से राजक्षमा के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आचार्य चरक ने क्या माने हैं, सबसे पहला काश और अंशताप, स्वरभेद, ज्वर, पार्श्वशूल, सिरशूल, रक्तवमन, श्लेषम सर्दी, श्वास, अतिसार और अरुचि, ये 11 क्या है, आचार्य चरक ने इनको माना है। अब हम बात करते हैं साध्य और असाध्यता के बारे में, यानी कौन से ठीक हो सकते, कौन से ठीक नहीं हो सकते। देखिए, आचार्य चरक ने क्या माना है, इन्होंने माना है कि जिनका बल बहुत ज़्यादा कम होता है और मांस में भी बहुत ज़्यादा वो लोग क्षीण होता है, यानी मांस
भी शरीर पे नहीं है, यानी बहुत दुर्बल है और उनके अंदर बल भी नहीं है, तो वो रोगी क्या है, वो ठीक नहीं हो सकते, उनके लिए ये रोग क्या है, असाध्य है। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। देखिए आचार्य सुश्रुत ने इनको दो चीज़ों में डिफाइन किया, यानी ठीक भी हो सकते और नहीं भी हो सकते। ये रोग कुछ लोगों के साध्य भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए असाध्य भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट होंगे जो ठीक हो सकते हैं, यानी साध्य कौन, जो पेशेंट जिनके लिए ये रोग साध्य है वो कौन कौन से। देखिए जिन पेशेंट्स में ज्वर जो होता है वो अनुबंधित रहित हो, तो वो व्यक्ति क्या है, ठीक हो सकता है। या फिर शारीरिक तथा मानसिक बलयुक्त हो, या मतलब वो शरीर के तौर पे भी मजबूत हो, बल हो उसके अंदर, वो हेल्दी हो, और मानसिक तौर पे भी क्या हो, वो स्ट्रांग हो, तो वो ठीक हो सकता है। और तीसरा क्या बताया है, क्रियाशय हो, यानी उनका जो ट्रीटमेंट होगा उसको वो टॉलरेट कर सके, वो चीज़ों को बिगाड़े ना, और सारी चीज़ों को समझ के वो सारी चीज़ों को टॉलरेट करे और चिकित्सा अपनी करा सके। चौथा है आत्मवान हो, यानी संयमी हो, यानी क्या वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर हम उसको किसी चीज़ के लिए बोलें, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्मोकर है, स्मोकिंग के पेशेंट को राजक्षमा हो गया, अब हम उसको कहेंगे कि भाई आप स्मोकिंग मत कीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, पर वो स्मोकिंग छोड़ता नहीं है, तो वो डिसोबीडियंट है, वो क्या है, वो डिसिप्लिन नहीं है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। पर अगर वो छोड़ देता है, यानी हमारी जो वैद्य उसका ट्रीटमेंट बताते हैं उसको फॉलो करता है, और जो भी चीज़ें उनको बताते हैं उसको फॉलो करता है, वो डिसिप्लिन्ड है, तो वो क्या, वो ठीक हो सकता है। जिसकी जो अग्नि है, यानी जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, वो भी क्या है, इस रोग को। अब हम बात करेंगे कौन से रोगी ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो सकते। असाध्य यक्ष्मी रोगों के लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। देखिए श्वेत नेत्रता, यानी जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे एनीमिया ना हुआ हो, वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। पर्याप्त भोजन करने पर भी जिसका शरीर क्षीण रहता हो, यानी वो भोजन तो सही करता है पर फिर भी क्या है, वो उसके अंदर दुर्बलता है, वो कितना भी खा ले उसको शरीर में लगता नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे रोगी भी ठीक नहीं हो सकते। अंडकोश तथा उदर पर शोथ हो, ऐसे रोगी भी क्या है, ठीक नहीं हो सकते। जिनको अन्न द्वेष हो वो भी ठीक नहीं हो सकते। ऊर्ध्व श्वास पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्निया है, वो भी क्या है, ठीक नहीं हो सकते। मूत्र क्रच हो, वो भी क्या है, वो पेशेंट भी ठीक नहीं हो सकते। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज के इस काय चिकित्सा के लेक्चर में हम काय चिकित्सा विवेचन पे बात करेंगे, जो कि पहला चैप्टर भी है और सिलेबस का पहला पॉइंट भी है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस टू सिलेबस वाइज। एक एक पॉइंट को इसमें हम आपके क्लियर कराएंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे इन स्लाइड के माध्यम से, इन पीडीएफ्स के माध्यम से। हर एक पॉइंट को आपके क्लियर किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आज की स्लाइड में हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की। सबसे पहले तो हम काय चिकित्सा की निरुक्ति, काय की और चिकित्सा की निरुक्ति अलग अलग, फिर उनकी परिभाषाएं क्या है, पर्यायवाची शब्द सिनोनियम्स क्या है उनके होते हैं। सेकंड पॉइंट आएगा कि काय चिकित्सा की परिभाषा क्या होती है और भेषज की परिभाषा क्या होती है। तो ये सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है काय शब्द की निरुक्ति। चीयते अन्नादिभिरीतिकाय, ये एक छोटा सा श्लोक है, अर्थात अन्नादि से जिसका पोषण होता है, अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसे क्या कहते हैं, काय कहते हैं। और काय का एक अर्थ है शरीर, ठीक है। काय का एक अर्थ शरीर भी होता है, ठीक है। शरीर शब्द जो है स्र हिंसायाम धातु से इरिन प्रत्यय लगाने से बना है। जिसने संस्कृत व्याकरण पढ़ी होगी उसे अच्छे से पता होगा। तीसरे पे आते हैं कायति शब्दायते इति काय। तीसरा है निरुक्ति का श्लोक है कायति शब्दायते इति काय। निकाय का एक अर्थ क्या होता है, मन भी होता है। तो काय के अर्थ क्या हो गए वो चीज़ देख लेते हैं। तो अन्न आदि से जिसका पोषण हो वो काय है। काय का एक अर्थ शरीर होता है, काय का एक अर्थ मन होता है और काय का एक अर्थ जठराग्नि होता है। जी हाँ, जठराग्नि होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काय शब्द की क्या परिभाषा होती है। तो शरीर, मन तथा जठराग्नि को काय की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसे क्या कहते हैं, काय कहते हैं। ये जो शरीर है, ये जो देह है, इसका अन्न के द्वारा पोषण होता है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, अन्न से मिलता है, इसलिए इसे काय कहा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काय शब्द के पर्याय। तो अमरकोश में काय शब्द के कुछ पर्याय दिए हैं। क्लेश्वर गात्र, ठीक है। वपु शरीर, ब्रह्म, काय देह, मूर्ति, तनु, ये शब्द क्या है, काय के सिनोनियम्स बताए गए हैं, पर्याय बताए गए हैं, ठीक है। जहाँ भी ये शब्द लिखे वहाँ समझ जाना चाहिए कि काय है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिकित्सा पे आ जाते हैं। अब तक हमने पढ़ा काय, तो काय को किस किस चीज़ से लिया गया है। काय को हम शरीर भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं और जठराग्नि भी कह सकते हैं। कुछ ने ये बताया है कि ये कोष्ठ अग्नि भी होती है। जो शरीर में अग्नि है, जो शरीर में अग्नि है वो क्या है, उसे भी काय कहा गया है, कुछ आचार्यों ने कहा है। तो जिसके द्वारा अन्न आदि के द्वारा जिसका पोषण हो वो क्या है, काय है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं चिकित्सा। चिकित्सा शब्द पे आ जाते हैं आप। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, बस समझ लीजिए कि क्या है चिकित्सा। या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, भाव प्रकाश ने ऐसा कहा है। और वैदक शब्द सिंधु ने क्या कहा है, चिकित्सा रोग निदान प्रतिकारे। सबसे पहले समझ लेते हैं। या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते मीन्स जो व्याधि का हरण करे वो कार्य या वो क्रिया जो जिसके द्वारा व्याधि का हरण हो वो क्या है, चिकित्सा है। तो बहुत सिंपल सी। और इसमें लिखा है चिकित्सा रोग निदान प्रतिकार, तो रोग के निदान का प्रतिकार जिससे हो वो चिकित्सा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चिकित्सा की क्या परिभाषा होती है। तो जो व्याधि का हरण करे, पहली परिभाषा जो व्याधि का हरण करे, नाश करे, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम चिकित्सा कहते हैं। दूसरी, रोग के उत्पादन कारण को दूर करे, जिससे रोग की उत्पत्ति हुई है वो उत्पादक कारण उसको दूर कर दे, उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा। रोग का प्रतिकार करना ही क्या है, चिकित्सा है। तो ये 3 परिभाषाएं हो गई है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है चिकित्सा की। नेक्स्ट पे आते हैं चिकित्सा के पर्याय। तो चिकित्सा के पर्याय क्या क्या होते हैं, क्रिया, कर्म, जायु, व्याकरण, प्रतिकर्म। बहुत सारे पर्याय आपने पहले भी पढ़े होंगे। व्याधि हर, चेष्टा, कर्म, प्रतिकार, प्रतिषेध, ठीक है। और साधन औषध, औषध का साधन क्या होता है, चिकित्सा, ठीक है।
विग्रह, उपकर्म, उपचार, ये सब क्या है, ये चिकित्सा के पर्याय सिनोनियम्स है। ठीक है, इन नामों से चिकित्सा को हम जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि काय चिकित्सा की क्या परिभाषा है। अब काय चिकित्सा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अब देख लेते हैं। दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, काय प्लस चिकित्सा। एक होता है काय मतलब शरीर या मन या फिर जठराग्नि, जो भी आप मान लें, सभी आचार्यों ने अलग अलग बताया है। तो काय की चिकित्सा मीन्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ शरीर, मन, जठराग्नि। ठीक है, तो काय चिकित्सा इति कायस्य अंतर अग्ने चिकित्सा। गंगाधर ने ऐसा कहा है, काय चिकित्सा इति कायस्य अंतर अग्ने चिकित्सा। या अंतर अग्नि यानी कोष्ठ की अग्नि, जो हमारे अंदर जो अग्नि है उसकी चिकित्सा करना, उसकी चिकित्सा हम काय में पढ़ेंगे, काय चिकित्सा में पढ़ेंगे, ऐसे गंगाधर ने कहा है। अब काय शब्द से संपूर्ण शरीर का बोध होता है। ठीक है, एवं शरीर दोष धातु एवं मल का भी संघात होता है। ठीक है, शरीर कहाँ से बना है, दोष धातु मल मूला ही शरीरम। ठीक है, तो शरीर में क्या होगा, दोष धातु और मल, इनका भी क्या होगा, हमें संघात होगा, इनका भी बोध होगा इससे, काय शब्द से। तो अतः इनकी विकृति से जो उत्पन्न होने वाले सर्वांग शरीर रोग हैं उनकी चिकित्सा, दोष धातु मल की विकृति से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा को ही क्या कहते हैं, काय चिकित्सा कहते हैं। या संपूर्ण शरीर की चिकित्सा को क्या कहते हैं, काय चिकित्सा कहते हैं। कोई भी एक श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काय चिकित्सा का कोई भी एक श्लोक आप याद कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हमारी वेबसाइट पे www.bmsclasses.com, जी हाँ, इस वेबसाइट को याद रख लीजिए। इस पर आपको टोटल सॉल्यूशन मिलेगा 4th ईयर का, और अभी डेली अपडेट्स आते हैं, डेली पोस्ट आते हैं। इस चीज़ को आप नोटिफाई भी कर लीजिए, चीज़ को आप देख लीजिए, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, भेषज की परिभाषा। तो भेषज की परिभाषा का भी एक श्लोक है और ये लास्ट टॉपिक है इसमें। तो भेषम रोग भयम जयति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम। एक बार और देख लेते हैं, भेषम रोग भयम जयति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम। अर्थात क्या है, जिसके द्वारा रोग के भय को जीता जाए उसे क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं। और उसका भाव या कर्म ही क्या है, भेषज कहलाता है। एक चीज़ और भी है इसमें, कोई कहते हैं भेषज और कोई कहता है भेषज्य। तो कुछ आचार्यों ने कहा है कि भेषज और भेषज्य दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इन्हें आप डिफरेंट ना समझे, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा ही रोग का ट्रीटमेंट होता है, रोग की चिकित्सा होती है, व्याधि का हरण होता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के पर्याय कहा गया है। तो भेषज क्या है, कुल मिला के यहाँ पे जिससे रोग भय को जीता जाए उसे भेषज कहते हैं। ठीक है, और उसका भाव क्या कहलाता है, भेषज्य कहलाता है। तो कुछ ने क्या कहा है, एक दूसरे के पर्याय है, लेकिन कुछ ने क्या कहा है कि एक तो हो गया जिसके द्वारा रोग के भय को जीत लिया जाए, और उसी का कर्म जो है या फिर उसी को करना। ठीक है, तो जैसे स्वस्थ और स्वास्थ्य है, ठीक ऐसे ही भेषज और भेषज्य है। तो ठीक आज के स्लाइड में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और इस वेबसाइट को याद रखिए www.bmsclasses.com। इस वेबसाइट पे आपको A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चीज़ का। वीडियोस भी मिलेंगी लेक्चर की, सिलेबस टू सिलेबस वाइज, पॉइंट टू पॉइंट आपका एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा इसमें। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें जितनी जल्दी हो सके, और जितना ज़्यादा उस चीज़ को फैलाएं, जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ही हमें एक पावर मिलेगी काम करने की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में सिलेबस के अगले कुछ पॉइंट्स के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद, जय अलविदा।
Hey everyone, hope you guys doing good. So today we will be starting with the subject gynecology. इसको हम स्त्री रोग भी बोलते हैं आयुर्वेदा में. और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. फाइन. आजकल जो बहुत ही फीमेल्स यूजुअली और कॉमनली फेस करती हैं प्रॉब्लम्स. तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू एक चीज़ बहुत अच्छे से. ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है तभी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक. तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम टर्म्स टुडे. मेंस्ट्रुएशन, amenorrhea, hypomenorrhea, oligomenorrhea, dysmenorrhea and abnormal uterine bleeding. एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन. देखो, मेंस्ट्रुएशन क्या है? आजकल वी आर टोटली अवेयर, हमें सबको पता है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, राइट? पर हम इसको डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे साइक्लिक डिस्चार्ज, ब्लड, म्यूकोसल टिश्यू, इनर लाइनिंग, यूट्रस, वजाइना. ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर कर इनको जोड़ते हैं और एक डेफिनेशन बनाते हैं किसकी? मेंस्ट्रुएशन की. देखो, मेंस्ट्रुएशन क्या है? एक साइक्लिक डिस्चार्ज है. किसका? ब्लड का और म्यूकोसल टिश्यू का, जो कि कहाँ से होता है? यूट्रस की इनर लाइनिंग से होता है. जब यूट्रस की इनर लाइनिंग ब्रेक होती है तो क्या डिस्चार्ज होता है? ब्लड का और म्यूकोसल टिश्यू का डिस्चार्ज होता है, वो निकलता है. ठीक है. और ये साइक्लिक पीरियड पे होता है. मतलब जैसे आफ्टर एक जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने डेज में होती है? 28 डेज. उसका टाइम पीरियड क्या है? 28 डेज. आफ्टर एवरी 28 डे ये मेंस्ट्रुएशन अकर होती है. ठीक है. नाउ वी हैव मेनार्क. मेनार्क क्या है? एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्क. ऑनसेट का मतलब ही होता है स्टार्ट. तो एक एज जिस पे हमारी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मेनार्क. इसका जो एक मंथली अकर होती है, वैसे तो इसकी स्टार्टिंग एज होती है 12 to 15 ईयर्स. इसके बीच में ये फीमेल्स को स्टार्ट होनी हो जाती है. ठीक है. मेनार्क. द नेक्स्ट वी हैव अमेनोरिया. अमेनोरिया क्या होता है? देखो, मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना या फिर बंद हो जाना. जब हमारी मेंस्ट्रुएशन होती ही नहीं है या फिर बंद हो जाती है एक टाइम पीरियड पे, उसको हम बोलते हैं अमेनोरिया. 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी अमेनोरिया क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मतलब जब आपकी मेनार्क पीरियड स्टार्ट ही नहीं होती, यानी नो मेंस्ट्रुएशन. इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमेनोरिया. देन वी हैव सेकेंडरी अमेनोरिया. कोई भी फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन होती है पर वो बंद हो जाती है एंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 to 6 months के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी. फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म होती है पॉलीमेनोरिया. मतलब जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा होने लग जाती है, एक्सेस में होती है बहुत. व्हेन मेंस्ट्रुएशन अकर मोर फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी. द लेंथ ऑफ साइकिल इज़ लेस देन 21 days. एक लिमिट होती है. जो टाइम पीरियड होता है वो 28 डेज़ का होता है. 21 to 28 days इज़ ओके. मेंस्ट्रुएशन हमारी जो डेट है उससे थोड़ा सा पहले आ रही है, थोड़ा सा बाद में आ रही है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल. पर अगर 21 डेज से पहले आपकी मेंस्ट्रुएशन दोबारा स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम और उसको हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया. द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज पॉलीमेनोरेजिया. पॉलीमेनोरेजिया इंक्लूड्स बोथ द टर्म्स एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पर दोनों टर्म्स यूज़ होती है, पॉलीमेनोरिया एज वेल एज मेनोरेजिया. पॉलीमेनोरिया मैंने आपको बता दिया क्या होता है.
Now we will discuss about menorrhagia first, then we will come back to polymenorrhagia. पॉलीमेनोरेज क्या होता है? जब आपकी जो मेंस्ट्रुएशन होती है, इट सेज द सेम, इट इज़ द सेम थिंग. जो आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आने लगती है. मतलब आपका जो टाइम पीरियड होता है उससे जल्दी आपकी मेंस्ट्रुएशन अकर होती है. दिस इज़ पॉलीमेनोरेजिया. Now we have next term is metorrhagia. Don't get confused. Menorrhagia and metorrhagia are two different words, right? Intermenstrual bleeding in between the regular menstrual cycle. मतलब आपकी menstrual cycle अच्छे से चल रही है. From 21 to 28 days आपकी menstruation अच्छे से आ रही है, पर उसके बीच में इंटरनल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है. अंदर आपकी ब्लीडिंग हो रही है. आपके पीरियड्स के बीच में जो एक टाइम होता है 28 डेज़ का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में भी आपकी ब्लीडिंग हो रही है. दैट इज़ मेटोरेजिया. नाउ वी हैव टर्म इज़ हाइपोमेनोरिया. फाइन, व्हाट इज़ हाइपोमेनोरिया? मेंस्ट्रुएशन पर ब्लीडिंग का बहुत कम वॉल्यूम में होना. मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. स्केंटी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है हमारे पास. स्केंटी का मतलब होता है लेस इन अमाउंट. ठीक है. 2 days से भी कम में इट एंड्स. लाइक बहुत ही वेरी लेस ब्लड लॉस इसमें होता है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. देन द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ओलिगोमेनोरिया. It says increase in the length of the menstrual cycle up to 35 days or more. जब आपके पीरियड्स लेट आते हैं उस डेट से जिसमें उसको आना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोमेनोरिया. मतलब इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट पीरियड्स जो हमारे होते हैं वो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं. स्पेशली हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट कर देते हैं. कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं. कुछ स्टेप्स होता है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर कर रखते हैं. ट्राई टू अवॉइड शुगर एंड कार्ब्स एज मच एज यू कैन. जितना अवॉइड कर सकते हो शुगर वगैरह ये सब अवॉइड करो. लेमन वाटर पिया करो, ग्रीन टी पिया करो, वाटर पिया करो नॉर्मली फ्रिक्वेंटली, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे. एक्सरसाइज इज मस्ट. एक्सरसाइज के लिए इतना टाइम नहीं है तो वॉक लाइक फॉर 20 to 30 minutes अ डे विद वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब अपने मील में ऐड करो. तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर अ लेक्चर अबाउट दिस टॉपिक, मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं इसके अलग से एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूँगी. देन द नेक्स्ट वी हैव इज़ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. इसको हम शॉर्ट में DUB भी बोलते हैं. ठीक है. ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसेस, प्यूबर्टी और मेनोपॉज की वजह से होता है. ठीक है. मेनोपॉज क्या होता है? पीरियड साइकिल जब स्टॉप हो जाती है. मतलब ये मोस्टली अकर होता है 40 to 45 एज से ज़्यादा के लोगों में, ज़्यादा फीमेल्स में. इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. क्या होता है ये DUB? जो हमारे यूट्रस की लाइनिंग होती है उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब कभी भी हो रही है और बहुत सारी हो रही है और डिटेक्ट भी नहीं होती, मालूम नहीं लगता क्यों हो रही है. क्यों? कोई डिज़ीज़ नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, हमारे पेल्विक रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है फीमेल्स के. तो जब एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग होने लगती है और मालूम नहीं लगता है कि क्यों हो रही है, इसको हम बोलते हैं DUB. फाइन. दिस इज़ द ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था. ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, प्यूबर्टी वगैरह की वजह से होता है. सो दिस लेक्चर एंड्स हेयर एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा किसी तरह. और कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो सून. एंड लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो tell me in the comments. We will discuss it later on, like in the next video.
और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाकर शेयर करूं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस. एंजॉय, सी या. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। आज का हमारा टॉपिक है राजक्षमा, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। राजक्षमा के सबसे पहले हम उसका परिचय पढ़ेंगे, उसकी निरुक्ति, पर्याय, निदान, संप्राप्ति, भेद, पूर्वरूप, सामान्य लक्षण और साध्य साध्यता हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम व्याधि का परिचय देखते हैं। राजक्षमा का अर्थ क्या होता है? राजा को होने वाला रोग। ये रोग सर्वप्रथम क्या नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ, इसी वजह से इसका नाम क्या राजक्षमा रखा गया। देखिए, जो राजक्षमा है उसको हम रोगराट
और रोग समूह भी कहते हैं। रोगराट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजा को होने वाला रोग था, और रोग समूह हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो प्रत्येक लक्षण है वो एक व्याधि के समान है और बहुत गंभीर होता है, इसलिए उसको हम रोग समूह भी कहते हैं। अगर हम इसके शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान दें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राज यानी राजा, यक्ष्मा यानी व्याधि। तो राजा को होने वाली व्याधि को क्या बोलते हैं? राजयक्ष्मा। अब हम निरुक्ति पढ़ते हैं। देखिए, जो शरीर का शोषण करते हैं उसे हम शोष कहते हैं, और जिनके द्वारा शरीर में क्षीणता उत्पन्न होती है उसको हम क्षय कहते हैं। यानी शोष और क्षय दोनों ही क्या है? राजयक्ष्मा के पर्याय हैं, और दोनों ही चीज़ क्या करती हैं? शोषण यानी जो शोष रोग होते हैं वो शरीर में रस, रक्त, मांस में ये सब जो हमारी धातु है इन सब का क्या शोषण करती हैं। और जो क्षीण रोग होते हैं वो हमारे शरीर में क्षीणता उत्पन्न करते हैं, ओज का क्षय करते हैं। ठीक है, वेट का मतलब हमारे वेट कम होता है, तो इन सब चीज़ों हमारे क्या करते हैं? शरीर में क्षय को उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। अब हम पर्याय पढ़ते हैं। देखिए, शोष यानी रस आदि धातु जो हमारी होती है इन सबको शोषण करने की वजह से हम क्या इसको शोष रोग भी कहते हैं। रोगराट यानी क्या? राजा को होने के कारण, क्योंकि राजा को होता था तो इसलिए हम इसको क्या रोगराट भी कहते हैं। ज्वर, देखिए इसका जो विशेष लक्षण है वो ज्वर है, इसी वजह से हम इसको ज्वर भी कहते हैं। क्षय यानी ये क्या करता है? हमारे शरीर को क्षय करता है, हमारे ओज का क्षय करता है, और हमारे शरीर और ओज का क्षय करने की वजह से इसको हम क्या क्षय रोग भी कहते हैं। राजयक्ष्मा, जो कि इसका मूल नाम भी है, इसको ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये सभी जो रोग हैं उन सभी में उनका राजा है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कष्टकारी रोग है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? राजयक्ष्मा रखा गया है। दुख, इस व्याधि में क्या होता है? इस व्याधि से ग्रसित जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, और कष्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, और दुख की ही वजह से इस जो रोग है इसको दुख की संज्ञा भी दी गई है। और आखिरी है तपेदिक, इसको तपेदिक भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं निदान की। देखिए, शास्त्रों के आधार पे क्या है? राजयक्ष्मा के मुख्य तौर पे 4 निदान बताए गए हैं। सबसे पहला है वेग धारण, यानी वेगों को रोकने की वजह से। क्षय यानी धातुओं का क्षय होने की वजह से, शरीर का वेट कम होने की वजह से, या फिर ओज का वेट मतलब ओज का क्षय होने की वजह से क्या है? ये क्षय की वजह से भी राजयक्ष्मा हो सकता है। तीसरा क्या है? साहस, यानी जितना हमारे अंदर बल है, साहस है, उससे ज़्यादा हम यूज़ करते तो उसकी वजह से भी क्या राजयक्ष्मा हो सकता है। चौथा है विषमासन, यानी ऐसे आहार विहार का सेवन करना जो कि हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग करना। इन सब की वजह से जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हितकारी नहीं है, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है? राजयक्ष्मा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सन्निकृत निदानों की। इसमें कौन कौन से हैं? कास है, वातश्लेष्मक ज्वर है, मधुमेह है, प्रसूति रोग, प्रतिशय, शारीरिक कृशता, ये सब क्या है? सन्निकृत निदान है। अगर हम सहायक निदानों की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? अति मैथुन, अकृतिक मैथुन, बाल विवाह, प्रसव के समय संक्रमण और धूम्रपान, ये सब क्या है? सहायक निदान है। अब हम पढ़ते हैं संप्राप्ति। देखिए क्या होता है, जो निदान अभी हमने पीछे पढ़ा है उनको बहुत ज़्यादा सेवन करने की वजह से विषमाग्नि उत्पन्न हो जाती है, और जो इसके फलस्वरूप क्या होता है? धातुएं जो हमारी होती हैं वो अच्छी तरीके से परिपाक नहीं हो पाती, वो अच्छी तरीके से पकती नहीं है, वो अपाक रह जाती हैं। इसकी वजह से वो क्या करती हैं? जो हमारा कफ होता है यानी मल कफ, मलभूत कफ, उसकी वृद्धि करते हैं, और वृद्धि होने की वजह से क्या है? ये जो हमारा मलभूत कफ होता है ये मार्गों में अवरोध उत्पन्न कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वात प्रकोपित हो जाता है। और इन सब चीज़ों के फलस्वरूप क्या होता है? धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाता है, और ये यक्ष्मा रोग लोगों को हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसको अपसर्जिक रोग भी माना है। अब हम इसके भेद पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निदानों के आधार पे इसके जो 4 हमने निदान पढ़े थे कि किस किस कारण से हो सकता है, वही चारों को यहाँ पे दिया गया है। तो इन 4 निदान पर हम चर्चा करते हैं। अत्यता बल आरंभ, यानी बहुत ज़्यादा हमें जितना हमारे अंदर बल है उससे ज़्यादा बल को यूज़ करने की वजह से ये हमें हो सकता है। धातु क्षयजन्य, यानी धातुओं के कम होने की वजह से, उनका क्षय होने की वजह से ये हमें हो सकता है। वेग साधारण जन्य, यानी वेगों को रोकने की वजह से राजयक्ष्मा रोग हमें हो सकता है। विषमास जन्य, यानी
ऐसे आहार विहार का सेवन करने की वजह से जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये रोग हमें हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षणों के आधार पे। देखिए लक्षणों के आधार पे इसको तीन इसके भेद माने गए हैं। सबसे पहला है त्रिरूप राजक्षमा, दूसरा है षड्रूप राजक्षमा और तीसरा है एकादश रूप राजक्षमा। और तीसरा जो इसको माना गया है तीसरे आधार पे वह है एकविध राजक्षमा, यानी राजक्षमा को एक ही प्रकार का माना है, जो कि क्या होता है त्रिदोषज होता है, यानी तीनों दोष उसमें मिले होते हैं और बहुत ही इसको सीवियर माना गया है इसको डिजीज़ को। और इसको क्या रोगों का समूह भी बोला, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसको रोगों का समूह भी बोलते हैं, तो राजक्षमा को रोगों का समूह माना गया है। अब हम बात करते हैं पूर्व रूप की। देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिस्याय होता है, इसमें वीकनेस आ जाती है शरीर में, और क्या होता है कफ आने लगता है, ठीक है। और इसमें बॉडी पेन हमें होने लगता है, हमारा जो गला है वो सूख जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें ड्राइनेस फील होती है, और हम इसमें कास्ट भी हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, जब हमने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि कास्ट रोग क्या है राजक्षमा में भी देखा जाता है। तो वही यहाँ पर है कि यहाँ पर राजक्षमा में कास्ट रोग भी होता है, बॉडी एक होता है यानी अंगमर्द, डिस्निया हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा नींद इसमें आती है, और अग्निसात भी इसमें पाया जाता है। अब देखिए लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। लक्षण के आधार सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षण में त्रिरूप राजक्षमा की, कि त्रिरूप राजक्षमा के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अंश तथा पार्श्व में वेदना, यानी चेस्ट में और शोल्डर में पेन होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा इसका क्या है, हाथ में और पैरों में बर्निंग सेंसेशन फील होना, यानी हाथ और पैरों में जलन फील होती है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि आग लग रही है। तीसरा क्या है, फीवर हो जाना, यानी ऐसे पेशेंट में जो त्रिरूप राजक्षमा से ग्रसित होते हैं उनमें ये सारे लक्षण देखे जाते हैं कि उनमें फीवर होता है, हाथ पैरों में जलन होती है, और क्या होता है चेस्ट में और शोल्डर में पेन देखा जाता है। अब हम क्या बात करते हैं, देखिए आचार्य ने क्या है इसको तीन लक्षण इसके बताए हैं, ठीक है। किसने बताए हैं, आचार्य भोज ने त्रिरूप राजक्षमा के निम्न लक्षण इस प्रकार से बताए हैं। सबसे पहला काश, ज्वर और रक्तपित्त, यानी उसमें काश होगा, उसमें ज्वर होगा यानी फीवर होगा, और उसमें रक्तपित्त होगा यानी हेमाटाइसिस, यानी मूस के द्वारा कई बार क्या होगा खांसने पर रक्त भी बाहर आएगा। अब षड्रूप के हिसाब से हम पढ़ते हैं राजक्षमा को, ठीक है। आचार्य चरक ने राजक्षमा के क्या 6 रूप बताए हैं, 6 लक्षण बताए हैं। 6 लक्षण वो किस तरह है, सबसे पहला है काश, ज्वर, चेस्ट पेन यानी पार्श्वशूल, स्वेद भेद यानी मतलब आवाज़ ना निकलना या फिर फटी हुई आवाज़ निकलना, आवाज़ में क्या होता है स्वर भेद हो जाता है, अतिसार हो जाना और अरुचि हो जाना। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम पढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या माने हैं, भक्तद्वेष, ज्वर, काश, श्वास, शोणित दर्शन और स्वर भेद। अब हम बात करते हैं एकादश रूप से, ठीक है ना। एकादश रूप से राजक्षमा के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आचार्य चरक ने क्या माने हैं, सबसे पहला काश और अंशताप, स्वरभेद, ज्वर, पार्श्वशूल, सिरशूल, रक्तवमन, श्लेषम सर्दी, श्वास, अतिसार और अरुचि, ये 11 क्या है आचार्य चरक ने इनको माना है। अब हम बात करते हैं साध्य और असाध्यता के बारे में, यानी कौन से ठीक हो सकते कौन से ठीक नहीं हो सकते। देखिए आचार्य चरक ने क्या माना है, इन्होंने माना है कि जिनका बल बहुत ज़्यादा कम होता है और मांस में भी बहुत ज़्यादा वो लोग क्षीण होता है, यानी मांस भी शरीर पे नहीं है, यानी बहुत दुर्बल है और उनके अंदर बल भी नहीं है, तो वो रोगी क्या है वो ठीक नहीं हो सकते, उनके लिए ये रोग क्या है असाध्य है। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। देखिए आचार्य सुश्रुत ने इनको 2 चीज़ों में डिफाइन किया, यानी ठीक भी हो सकते और नहीं भी हो सकते। ये रोग कुछ लोगों के साध्य भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए असाध्य भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट होंगे जो ठीक हो सकते हैं, यानी साध्य कौन जो पेशेंट जिनके लिए ये रोग साध्य है वो कौन कौन से। देखिए जिन पेशेंट्स में ज्वर जो होता है वो अनुबंधित रहित हो तो वो व्यक्ति क्या है ठीक हो सकता है, या फिर शारीरिक तथा मानसिक बलयुक्त हो, या मतलब वो शरीर के तौर पे भी मजबूत हो, बल हो उसके अंदर, वो हेल्दी हो और मानसिक तौर पे भी क्या हो वो स्ट्रांग हो, तो वो ठीक हो सकता है। और तीसरा क्या बताया है, क्रियाशय हो, यानी उनका जो ट्रीटमेंट होगा उसको वो टॉलरेट कर सके, वो चीज़ों को बिगाड़े ना और सारी चीज़ों को समझ के वो सारी चीज़ों को टॉलरेट करे और चिकित्सा अपनी करा सके। चौथा है आत्मवान
हो, यानी संयमी हो, यानी कि वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर हम उसको किसी चीज़ के लिए बोलें, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्मोकर है, स्मोकिंग के पेशेंट को राजक्षमा हो गया, अब हम उसको कहेंगे कि भाई आप स्मोकिंग मत कीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, पर वो स्मोकिंग छोड़ता नहीं है, तो वो डिसोबीडियंट है, वो क्या है, वो डिसिप्लिन नहीं है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। पर अगर वो छोड़ देता है, यानी हमारी जो वैद्य उसका ट्रीटमेंट बताते हैं उसको फॉलो करता है, और जो भी चीज़ें उनको बताते हैं उसको फॉलो करता है, वो डिसिप्लिन्ड है, तो वो क्या, वो ठीक हो सकता है। जिसकी जो अग्नि है, यानी जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, वो भी क्या है, इस रोग को। अब हम बात करेंगे कौन से रोगी ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो सकते। असाध्य यक्ष्मी रोगों के लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, श्वेत नेत्रता, यानी जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे एनीमिया ना हुआ हो, वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। पर्याप्त भोजन करने पर भी जिसका शरीर क्षीण रहता हो, यानी वो भोजन तो सही करता है पर फिर भी क्या है, वो उसके अंदर दुर्बलता है, वो कितना भी खा ले उसको शरीर में लगता नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे रोगी भी ठीक नहीं हो सकते। अंडकोश तथा उदर पर शोथ हो, ऐसे रोगी भी क्या है, ठीक नहीं हो सकते। जिनको अन्न द्वेष हो, वो भी ठीक नहीं हो सकते। उदर श्वास पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्निया है, वो भी क्या है, ठीक नहीं हो सकते। मूत्र क्रच हो, वो भी क्या है, वो पेशेंट भी ठीक नहीं हो सकते। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है या फिर क्वायरी है या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।